एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड ने जो भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उस पर उन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन कई सारे जो है इफ्स एंड बट्स लगाकर माफी मांगी है। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो एक गठबंधन महाविकास अघाड़ी की रही है या इंडिया अलायंस की रही है, उसके जो बाकी घटक दल हैं उनके बयान से समर्थन उनका नहीं करते हैं और काफी ज्यादा नाराज है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जितेंद्र आव्हाड ने तो माफी मांग ली कल अपने जो है, जब देखा कि बहुत ज्यादा उनके खिलाफ शिकायतें होने लगी हैं, आक्रोश हो रहा है, बीजेपी सड़कों पर उतर गई है। इस तरीके के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, एक तो ऐसे वरिष्ठ नेता जो इतनी बार असेंबली में रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनको माफ़ी मांगनी पड़े। देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक धार्मिक एजेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो इंडिया अलायंस में बैठते हैं और धार्मिक विषयों को उठा के लोगों की जज्बातों को ठेस पहुंचाते हैं, वो भी उतने ही गुनहगार है जितना कि बीजेपी है धर्म को राजनीति में लाने वाली जो है। दूसरी बात, मुझे ये कई लोग कह रहे हैं कि इसलिए ये सब कहा गया कि जितेंद्र आव्हाड जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर मुसलमान है और उनको खुश करने के लिए किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान कभी इस चीज़ को एंडोर्स नहीं कर सकता कि आप किसी भी धर्म में किसी के भी महापुरुष या उनके भगवान के विषय में आप कोई आपत्तिजनक बात करें। तो मैं एज रईस शेख, एज मुसलमान, एक भारतीय होने के नाते ऐसी मानसिकता का निषेध करता हूँ। दूसरी बात, देश में इतने बड़े बड़े इशू है, बेरोजगारी है देश में और महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े इशू है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बुनकर आत्महत्या की तरफ जा रहा है। इन विषयों पे बात न करके बीजेपी का एजेंडा चलाने के पीछे क्या हकीकत है, मुझे लगता है कि ये अलग तरह का ईडी का असर है कि आप आग में जो है तेल डालने का काम कर रहे हो। बिल्कुल, उन्होंने माफ़ी मांगी, उनको दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके माफ़ी मांगने पर भी कई लोगों को एतराज़ है कि आप इस तरह की पहले बात क्यों कर रहे हो, आप धर्म की राजनीति क्यों करना चाह रहे हो। दूसरी बात, आप किसी के भगवान, किसी की आस्था के विषय में आप कौन सी अथॉरिटी हो आप बात करने के लिए। आप एक, लोगों ने चुन के आपको दिया है लोगों का काम करने के लिए, विकास करने के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। भड़काऊ बात करके किसी भी समुदाय को इससे कभी भी मतलब कोई लाभ नहीं पहुंच सकता और ना ही कोई समुदाय इस चीज़ का समर्थन करता है। आपने कहा कि जिस तरीके से धर्म का प्रचार करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, कई सारे ऐसे मुस्लिम विधायक भी हैं। अभी झारखंड के एक मुस्लिम विधायक हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरा यह दिल अगर आप चीर के देख ले तो राम उसमें दिखाई देंगे, क्योंकि मेरे राम जो है वो अलग है और भारतीय जनता पार्टी के श्री राम जो पॉलिटिक्स जिनके बेसिस पे वो करती है वो राम अलग है, मैं उनको नहीं मानता। लेकिन मैं मेरे इलाके के जो राम भक्त अयोध्या जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए जो है खास इंतजाम कर रहा हूं, उनकी स्टे करने से लेकर सारी चीजें कर रहा हूं। आप बीइंग अ मुस्लिम किस तरीके से इस तरीके पूरी घटना को देखते हैं सर? आप क्या सोचते हैं राम मंदिर को लेकर जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है या भगवान राम करने का जो नेता लोगों की तरफ से बयानबाजियां हो रही? देखिए, जो लोग भी धार्मिक विषयों पे बात करके, चाहे राम मंदिर हो, चाहे लोग जो मंदिर जाना चाहते हैं उनके विषय में, मुझे लगता है हमको इसलिए नहीं चुन के दिया जाता। हमें चुन के दिया जाता है कि हम नागरिकों के काम करें, उनके आम जिंदगी के विषयों को उठाएं। मैं धर्म की को राजनीति में लाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, तो इस तरह की बातों पर मैं ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। मुझे एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारे इलाके के हैं जितेंद्र आव्हाड साहब, मेरी उनसे नम्र निवेदन है कि आप इस तरह के धार्मिक मुद्दों पर मत जाइए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, राज्य के जो मूलभूत विषय है, आज सबसे बड़ा विषय क्या है, बेरोजगारी, महंगाई, किसान जिस तरह से परेशान है। आप आइए हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बेरोजगारी का एक अलग ही लेवल हो गया, उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। तो ड्रग्स मुमरा और भिवंडी दोनों इलाकों में काफ़ी मात्रा में बेचा जा रहा है गुजरात से। इन विषयों पे ना बोलते हुए धर्म के नाम पर बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने, उनको नहीं बोलना चाहिए। अब शरद पवार जो है बातें इसलिए भी हो रही उठ रही हैं क्योंकि शरद पवार जिस समय मंच में मौजूद थे उनके प्रेजेंस में ये सारी बातें कही गई। उसके बाद उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गोबर, गाय और गौमूत्र के जो है पूजने वाली बीजेपी
5000 साल की पुरानी जो है इतिहास के ऊपर राजनीति करती है। हम ऐसी राजनीति नहीं करते। मैं मंदिर मंदिर नहीं घूमता, मैं उस तरीके की जो है सोच नहीं रखता हूं। मैं महात्मा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाला इंसान हूं। आप इनके बयान को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब सवाल बीजेपी के जो नेता हैं वो शरद पवार पर भी उठा है। तो ये शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता है, मैंने उनका पूरा बयान सुना था। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और मुझे लगता है जितेंद्र अवाड़ जी ने जो माफ़ी मांगी है वो भी शरद पवार साहब के कहने पे मांगी। आपने रोहित पवार जी का भी बयान देखा होगा, उन्होंने खुद जितेंद्र अवाड़ के बारे में वही कहा कि उनको ये धार्मिक बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, मूलभूत मुद्दों के ऊपर उनको बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है पवार साहब बहुत ही बड़े नेता है, बहुत ही सुलझे हुए नेता है। उन्होंने अपने बारे में कहा कि मेरी ये बिलीफ है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी बिलीफ को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ या आप जो सोचते हैं। मैंने उनका बयान देखा है, उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है। और मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि जितेंद्र अवाड़ जी को उन्होंने माफ़ी मांगने लगाया। अलग बात है कि जितेंद्र अवाड़ जी ने अपनी स्टाइल में माफ़ी मांगी। हम चाहते थे कि बड़े खुले मन से वो कहे कि मुझसे गलती हो गई, और कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गलती मानता है तो वो बड़ा हो जाता है। मुझे लगता है पवार साहब जो है बहुत सुलझे हुए आदमी है, तो वो इस परिस्थिति को हैंडल कर लेंगे। एग्रो फार्मा करके जो कंपनी है रोहित पवार साहब की, उसके ऊपर अभी पता चला है पुणे में ईडी की रेड चल रही है। इससे पहले जो है अरविंद केजरीवाल और जो हेमंत सोरेन हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके संबंध को भी लेकर गिरफ्तारी तक की बातें सामने आ रही हैं। लगातार जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, कार्रवाइयां एक बार फिर से शुरू हो गई। महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा इसका हलचल देखने को मिल रहा है, क्या कहें? देखिए, देश में वातावरण तो है, और रोहित जी के खिलाफ जो उनकी कंपनी है उसके खिलाफ कई दिन से कार्रवाई चल रही है, कई कोर्ट केसेस हैं। अब उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, पर ये बात है पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि विपक्ष के लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी अपने काम पे चुनाव लड़े, हम अपने विचारों पे चुनाव लड़े, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। सर, कई ऐसे नेता हैं जो ये तक कहते हैं कि भगवान राम चूंकि एक आस्था के प्रतीक है, हिंदुओं के माने जाते हैं, तो वो भी खुद बिलीव करते हैं। चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब की बात हो जाए या महाराष्ट्र के कई कुछ मुस्लिम नेताओं की बात हो जाए, वो खुद के जो है भगवान राम के बारे में कहते हैं। आपकी विचार इनको लेकर क्या है? क्योंकि कई सारे लोग आपत्तिजनक टिप्पणियां भी इनके ऊपर करते हैं, जैसा जितेंद्र अवार्ड ने कहा, आपने एग्जाम्पल। नहीं, मैं बिल्कुल अलग सोच रखता हूँ। मैं समझता हूँ नौजवान अब चाहता है कि हम धर्म को अपनी प्राइवेट स्पेस में रखें और विकास की बात करें। तो मैंने कभी भी जो राजनीति की है ना, मैं सिर्फ एक भगवान राम के विषय में नहीं, मैं कोई भी विषय हो, धार्मिक हो, मैं ये समझता हूँ कि राजनीति उसके लिए, राजनीति जो प्लेटफॉर्म है वो सेवा का प्लेटफॉर्म है। आप कोई भी धर्म हो, कोई भी आस्था हो, वो आपकी प्राइवेट सोच है, उसको आप डिस्प्ले मत कीजिए। आप लोगों के लिए काम कीजिए, आप लोगों के समस्याओं पे बात कीजिए। मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट हमारे जैसे लोग जो अभी मतलब नए लोग हैं राजनीति में, उनको कम से कम धर्म के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल्याण में जाते हैं, हाजी मलंग में वहां हनुमानगढ़ सम्मेलन होता है, वहां पर कहते हैं लोगों के मन की भावना जो है वही सरकार के मन में भी इच्छा है, सही समय पर सही कॉल लिया जाएगा। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? क्योंकि माहौल वहां पर भी थोड़े से बन गए हैं और समय समय पर हाजी मलंग और मलंगगढ़ के बीच के जो विवाद है वो आता रहता है और चुनाव अब पास में है, कैसे देखते हैं? नहीं, चुनावी बयान है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि जो मुस्लिम समाज है उनको किसी भी तरह की दिक्कत होने नहीं देंगे। बहुत ही विवादित विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब कहा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि थाने में, कल्याण में, इस परिसर में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना उनकी भी जवाबदारी है, सबकी जवाबदारी है। ये मुझे लगता है चुनावी बयान है, चुनाव आएंगे, बयान होंगे, चुनाव चले जाएंगे, फिर हम सब आम लोग उस दरगाह पे वैसे ही जाएंगे, हर धर्म के लोग जाते हैं। अब मेरे साथ चलिए, आपको मैं बताऊंगा कि पूरे इलाके से हर धर्म के लोग वहाँ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है, उसको हम लोग ओवर ब्लो नहीं करना चाहिए उसको। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ न्याय करेंगे। उन्होंने ये वादा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा इसके, तो मुझे लगता है विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, नावा शेवा जो नया ट्रांस हार्बर रूट खुलने वाला है, प्रधानमंत्री खुद उसका इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं, 250 रुपए उसका टोल रखा गया है। आप
वन साइड का, आप उसको किस तरीके से देखते हैं सर? क्योंकि आदित्य ठाकरे भी जो है उसे कुछ देर पहले जब ये ऐलान होने वाला था उससे पहले ट्वीट उन्होंने करके उम्मीद जताई थी कि टोल फ्री रखा जाएगा। आप किस तरीके से? देखिए, अगर मुंबई को इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे रहे हैं तो उसका की कीमत क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज प्रस्ताव तो 500 रुपए का था, फिर उसको 350 किया गया और चुनाव के दबाव में जो है ये 250 रुपया वन वे किया गया और उसी कैबिनेट डिसीजन में लिखा गया है कि हम इसको एक साल में रिव्यू करेंगे। तो आप एक व्हाइट पेपर निकालिए कि आपने पैसे कितने लगाए और पैसे कितने लेने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि 30 साल तक आप टोल लेने वाले हो। आज बताइए, मुंबई में कौन व्यक्ति ऐसा है कि वन वे 250 रुपीज़ दे पाएगा, जो एक साल में आप 350 उसके बाद 500 करने वाले हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे शहर में। मैं देख रहा हूँ, जिससे भी हम कल मैं मेरे दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रहा था जो कि अफ्लुएंट है, यानी जो अफोर्ड कर सकते हो, कह रहे कि नहीं मैं पूना जाने के लिए यूज़ करूँगा, अदरवाइज मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस प्रोजेक्ट पे आ गया है कि अगर इतने महंगे टोल लगने वाले हैं, आप समृद्धि पे भी टोल बहुत हाई है। आज टोल महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हो गया है। हम चाहते हैं कि सरकार व्हाइट पेपर इस पे निकाले और सरकार जो है इससे प्रोजेक्ट्स के ऊपर नागरिकों को सुविधा दे। चलिए, आप अगर गाड़ियों के लिए टोल लगाना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो फ्री होना चाहिए। आज सोचिए कि अगर एक व्यक्ति बस में जा रहा है, बस का आप रेट तो देखिए क्या लगाया उन्होंने। आप तो 250 रुपये गाड़ी की बात कर रहे हैं, बस का तो कितना महंगा रेट है। और जो लोग टू वे जाएंगे उनकी टिकट कितनी बढ़ जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी उसके अंदर, आम नागरिक के लिए क्या है वहाँ पर। यानी नेता लोग की तो गाड़ी सब फिर फ्री चले जाएगी, राजनेता जितने हैं सबकी जाएगी। आम नागरिक अगर इतनी बड़ी कीमत अदा करने वाला है तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं होगा। उद्देश्य क्या है, मुंबई न्यू मुंबई को कनेक्ट करना। इतने कॉस्ट पे अमीरों का रास्ता बन के रह जाने वाला है MTHL। और मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा कि ऐसे अमीरों के रास्ते के लिए आप उद्घाटन करने आ रहे हैं, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या सुविधा वहाँ देंगे। मेरा आम मुंबईकर, मेरा आम न्यू मुंबईकर उस पर कैसे आएगा जाएगा, उसका अनाउंसमेंट कीजिए। मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि गाड़ियों का क्या रेट होगा। गाड़ी वाले ठीक है, 250 रुपये तो गाड़ी वाले भी अफोर्ड नहीं कर सकते वन वे, लेकिन अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होगा, क्या सुविधा होगी, कौन सी बसेस चलेगी, कौन सा लेन डेडिकेटेड होगा, उसको तो कम से कम टोल फ्री कीजिए आप। गरीब की तो सुनिए, ये MTHL जो है एक इतिहास में अमीरों का रास्ता कहलाएगा, ये आज मैं आपको कह रहा हूँ। एक सवाल सर और भी है, आखिरी उसी को मान लेते हैं। सीट शेयरिंग का एक मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है सर। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में अभी तक 3 पार्टियां प्रमुख मानी जा रही थी, उसमें वंचित बहुजन अघाड़ी को भी आज ऑफिशियली जो है कंफर्म कर दिया है संजय राउत जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो हिस्सा है। आपके हिस्से के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, आप कहाँ हैं सर? आप किस जो है जगह पर है? सम्माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी जी से बात की थी, हमारी भावनाओं को ले लिया और दिल्ली के स्तर पर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी किन सीटों पे लड़ेगी उसकी बातचीत चल रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया अलायंस में डेमोक्रेसी है। ये भारत देश में हमेशा विचारों का जो है संघर्ष होता है और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं ना। NDA में तो बोलने की ही आपको मतलब अनुमति नहीं है, तो वहाँ तो आप टीवी पे नहीं देखेंगे NDA में क्या हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो मेरी माहिती है, हम महाराष्ट्र के स्तर पे नेता कुछ भी कहे, दिल्ली में शांति से जीतने की जो मतलब कि कौन जीत सकता है उस पैरामीटर को देख के सीट शेयरिंग का काम चालू है। सम्माननीय अखिलेश जी ने भी प्रियंका जी से बात की है और मतलब कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की है। मुझे पता है कि बहुत शांति से दिल्ली में सीट शेयरिंग चल रही है। आप महाराष्ट्र के बयानबाजी में मत जाइए। यहाँ जो मध्य प्रदेश में हुआ अखिलेश जी के साथ, वैसा तो कुछ नहीं होने वाला महाराष्ट्र में, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है कहा जाता है। अखिलेश जी इस बात से काफी ज्यादा कांग्रेस से नाराज भी रहे हैं बीते दिनों। समाजवादी बड़े दिल के लोग होते हैं, अकोमोडेटिंग होते हैं। समाजवाद का मतलब ही सबको लेके चलना है। मध्य प्रदेश में जो हुआ उसकी सजा कांग्रेस को मिल चुकी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता बहुत सिंसियर है और वो जो है परिस्थिति को समझते हैं, अपनी पुरानी मिस्टेक को समझ के वो सबको साथ में लेके जाएंगे। मैं उम्मीदवादी हूँ, मैं सोचता हूँ पॉजिटिव ही होगा। और हमारे ये टीवी पे जो भी चल रहा है ठीक है, लेकिन बड़े नेता जो है बहुत सुलझे हुए तरीके से सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रईस शेख, जिनका साफ तौर पर कहना है सीट शेयरिंग का मामला जो भी है वो बड़े लेवल पर बातें चल रही हैं, वो जल्द ही सुलझ जाएगा। और खास तौर पर जितेंद्र अवार्ड के ऊपर खुलकर इन्होंने नाराजगी जताई कि जिस तरीके को उन्होंने बयानबाजी की है उसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने जो इफ एंड बट लगा के माफी मांगी है, उन्हें साफ दिल से माफी मांग लेनी चाहिए थी। कैमरामैन विमल सिंह के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।